जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों हमने जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन का एक सीरीज स्टार्ट किया था, उसी सीरीज का आज 4th वीडियो है। ऑलरेडी मैं इस पे 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप चैनल पे उन वीडियोस को देख लें। उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे उन वीडियोस को एक बार आप पहले देख लेंगे। उन वीडियोस में मैंने कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, उनको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये रहे उनके कुछ स्लाइड्स, तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। एंड देन फिर आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में उन चीज़ों को डिस्कस करूंगा जो कि आपसे इंटरव्यूज में डिफरेंट कंपनीज में पूछे जा चुके हैं या फिर आपसे पूछे जा सकते हैं। पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे हम इसमें, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि सभी कॉन्सेप्ट्स जो भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वो मैं सभी डिस्कस करूं। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक तो ये होगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि सी प्रोग्रामिंग होता क्या है। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, बट जो सी प्रोग्रामिंग है वो क्या होता है। बेसिकली सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि जो सी प्रोग्रामिंग होता है वो क्या होता है। ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो सी है वो क्या है, सी जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं साथ साथ लिखते भी जा रहा हूँ सो दैट कि अगर आपको कुछ नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड जब सी का इन्वेंशन हुआ था, जब सी को क्रिएट किया गया था, सी लैंग्वेज को, उस समय जो इसका मोटिव था वो था कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिजाइन करने के लिए। क्लियर है। इसको क्रिएट किया गया था टू राइट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, टू राइट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। बट फिर बाद में क्या हुआ कि इसके और भी कुछ कुछ यूजेस होते चले गए। एंड देन ये फिर बहुत सारे एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में, एंड बहुत सारे एप्लीकेशंस में फिर इसके जो यूजेस हैं वो बढ़ते चले गए सी प्रोग्रामिंग का। बट इनिशियली जो क्रिएट किया गया था वो था टू राइट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। एंड देन फिर बाद में जो सी प्रोग्रामिंग था वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट भी हो गया। धीरे धीरे यूज करते करते बहुत एफिशिएंट हो गया। ये बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड एक और पॉइंट आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि बहुत ही क्या है, वर्सटाइल है। अब बहुत बच्चों को ये डाउट होगा क्योंकि कॉलेज लेवल पे भी जो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाया जाता है वो होता है सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग से ही स्टार्ट क्यों करते हैं, क्योंकि गाइस क्या होता है कि सी प्रोग्रामिंग को एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है जिसकी अगर आपने सी को ढंग से सीख लिया है तो आप किसी भी लैंग्वेज पे इजीली स्विच कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपको सी नहीं आता है तो आप जावा या पाइथन या सी प्लस प्लस नहीं सीख सकते हो। बट सी में क्या है कि सी में बेसिकली वेरिएबल कैसे एलोकेट हो रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग में जो इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन सभी चीज़ों को जब आप डेप्थ में सॉल्व करेंगे ना, जब ये आप समझेंगे कि उसमें लॉजिक कैसे बैकएंड पे रन हो रहा है, तो उसकी हेल्प से आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बहुत ही इजीली स्विच कर सकते हो। क्लियर है। इसलिए सी प्रोग्रामिंग को एक बहुत ही जिसको बोल सकते हो कि बिगनर अगर कोई स्टार्ट करना चाहता हो प्रोग्रामिंग में, तो उसे कॉलेज भी या कोई टीचर या फिर मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले सी प्रोग्रामिंग करें। और फिर सी प्रोग्रामिंग में भी स्पेशली जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं कि आपको क्वेश्चन गिवन है, कोड गिवन है, उसका आउटपुट फाइंड करना है, तो वहां पे कैसे आप लॉजिक अप्लाई करेंगे, आप कैसे अपने आप को कंपाइलर बनाएंगे, कोड को आप खुद से कंपाइल करें एंड देन उसका आउटपुट फाइंड करें। क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चंस भी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और जिनको मैं अभी आने वाले और वीडियोस में डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्लियर है। ये हो गया कुछ पॉइंट्स, आप इनको मेंशन कर सकते हो। अगर पूछ ले कि सी प्रोग्रामिंग क्या है, इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ ले। फिर इसके कुछ फीचर्स होते हैं, सी प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला फीचर्स है कि जो सी प्रोग्रामिंग है वो बहुत ही क्या स्ट्रक्चर्ड है। क्लियर है। अब स्ट्रक्चर्ड का मीनिंग ये हुआ कि जैसे कि स्ट्रक्चर्ड सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, तो सी का भी एक फीचर स्ट्रक्चर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज आप किसी बहुत ही जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, वो बहुत ही लार्ज प्रॉब्लम है, आप कोड लिख रहे हो, बहुत ही लार्ज कोड है, तो आप क्या कर सकते हो, उन कोड को आप मॉड्यूल्स के फॉर्म में, फंक्शंस के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो कोड है वो आपको इजीली समझ में आएगा एंड फिर आप इजीली चेंजेस कर सकते हो उन फंक्शंस में जाकर। एंड देन फिर आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब क्या है कि फंक्शंस एंड मेथड्स का एंड मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, बट जो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार पढ़ रहा हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा कि वो स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि उसमें मॉड्यूल्स एंड फंक्शन यूज कर रहा है। क्योंकि उसको ये तो पता ही नहीं है कि जो आने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा या फिर पाइथन या फिर सी प्लस प्लस, उसमें मॉड्यूल्स या फंक्शन यूज होते हैं या नहीं होते। क्लियर है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या, सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, पोर्टेबल होता है। जो सी प्रोग्रामिंग पोर्टेबल होता है।
पोर्टेबल क्यों होता है? क्योंकि जो सी प्रोग्रामिंग है ना वो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। क्लियर है? तो मशीन इंडिपेंडेंट मतलब कि हम इसके कोड को डिफरेंट मशीन्स पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मशीन इंडिपेंडेंट। क्या ये? मशीन इंडिपेंडेंट। इसका मतलब हुआ कि हम इसको डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स पे रन कर सकते हैं सी प्रोग्राम को। क्लियर है? फिर हम सी प्रोग्राम को मिड लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये मिड लेवल है तो हाई लेवल कौन सा होता है? अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, सो हाई लेवल लैंग्वेज वो होता है कि जब हम किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं, सो वो प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, हम अपने वे में लिख रहे हैं। वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है बट हमें समझ में आ रहा है, उसको हमने अपने वे में लिखा है, तो वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज। फिर जब उस हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर चेंज करता है मशीन लैंग्वेज, उसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। बट सी क्या है? हाई और लो दोनों के बीच का है। इसका मतलब क्या हुआ? मिड लेवल लैंग्वेज। मतलब कि ये लो लेवल और एंड हाई लेवल दोनों लैंग्वेज के जो फीचर्स है उनको सपोर्ट करता है। सो मिड लेवल का ये हुआ कि सपोर्ट्स द फीचर्स ऑफ बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। क्लियर है? ये इसका एक बोल सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सी प्रोग्रामिंग है वो मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? तो आप बोल सकते हैं कि ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों के फीचर्स को सपोर्ट करता है। फिर क्वेश्चन आएगा कि हाई लेवल क्या होता है, लो लेवल क्या होता है, तो अभी मैंने वो भी बता दिया आपको, तो आप ये पॉइंट को भी मेंशन कर सकते हो। फिर क्या होता है कि सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं, तो ये लिख सकते हैं कि रिच लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का यूज क्या होता है बेसिकली कि हम लाइब्रेरी की हेल्प से या फिर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम जो कोड लिखते हैं वो बहुत ही इजी हो जाता है हमारे लिए कोड लिखना। क्योंकि किसी भी हम फंक्शंस को जो इनबिल्ट लाइब्रेरीज है उनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कोड में, तो वहां से क्या होता है कि जो उस टाइप का कोड लिखना होता है, कुछ कोड्स होते हैं जिनको अगर हमें खुद से लिखना हो, बट वो ऑलरेडी क्या होता है फंक्शंस के अंदर लाइब्रेरीज के अंदर लिखे होते हैं, बस हमें जस्ट उन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना होता है एंड देन हम इजिली उनको यूज करके बहुत हेवी ऑफ जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम इजिली रन कर सकते हो। एंड जब आप अगर अगर आप इन फ्यूचर पाइथन पढ़ते हैं तो पाइथन में तो और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज है। तो जिस कोड को सपोज अगर कोई प्रॉब्लम है उस कोड को अगर आप जावा में लिख रहे हैं, तो अगर वहां पे थाउजेंड ऑफ लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं जावा में, वो थाउजेंड ऑफ लाइन ऑफ कोड 100 200 लाइन में चेंज हो जाएगा अगर आप पाइथन का यूज करते हैं। तो पाइथन में और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज है। क्लियर है? ये हो गया। फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज अगर आपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है, और प्रोग्राम आप बहुत लंबा प्रोग्राम लिख लो 1000 2000 लाइन का, आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया, तो वो कहीं ना कहीं स्पेस लेगा मेमोरी में, और उस वेरिएबल का यूज बहुत कम टाइम तक है प्रोग्राम में, बट जब उसका यूज खत्म हो गया फिर भी वो स्पेस लिए जा रहा है। तो वहां पे क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं हम कि उन स्पेस को फ्री करना हो। क्योंकि फ्री करेंगे, अगर फ्री नहीं करेंगे तो ऐसे और भी वेरिएबल क्रिएट होते जाएंगे और वो स्पेस लेते जाएगा। तो वहीं पे एक हम फंक्शन यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्री फंक्शन। क्लियर है? तो इस फ्री फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करके जो मेमोरी है एलोकेटेड मेमोरी उसको हम फ्री कर देते हैं, सो दैट कि और भी वेरिएबल क्रिएट करे तो ज़्यादा स्पेस ना हो। बट अगर आप इसको कंपेयर करेंगे जावा या पाइथन से, तो जावा पाइथन में क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो ऑटोमेटिक होता है, कि जिन वेरिएबल का यूज नहीं होता है वो ऑटोमेटिक फ्री होते जाते हैं। तो एक ये भी फीचर है, आप इसको ऐड कर सकते हो यहाँ पे। फिर क्या है, आप यहाँ पे एक और फीचर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है स्पीड। अब क्योंकि क्या है, सी जो है वो एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो कि स्पीड जो है वो कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंपाइलर के। क्लियर है? सो ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, तो क्या होता है कि कोड को कंपाइल और एग्जीक्यूट करना इससे बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो हमारा प्रोसेसिंग पावर है वो बचेगा और इससे स्पीड भी इंप्रूव होता है। क्लियर है? तो ये एक और पॉइंट है, इसको आप ऐड कर सकते हो। फिर सी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट। क्या हम बोलते हैं? पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। अब पॉइंटर का हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि पॉइंटर से क्या होता है, जो इसका परफॉर्मेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हम लिख यहाँ पे एक और पॉइंट में ऐड कर दो, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होता है? तो
पॉइंटर के यूज से क्या होता है कि जो सिस्टम में मेमोरी होता है उससे जो इंटरेक्शन होता है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाता है, तो उसकी हेल्प से क्या होता है जो परफॉर्मेंस होता है वो इंप्रूव हो जाता है। इसीलिए पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट सी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि पॉइंटर कॉन्सेप्ट्स आप जरूर पढ़ें, क्योंकि जब आप नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्विच करेंगे सी प्लस प्लस में तो वहां पे पॉइंटर्स का यूज है। जावा और पाइथन में डायरेक्टली यूज नहीं है, इनडायरेक्टली बैकएंड पे पॉइंटर्स का यूज होता है, बट डायरेक्टली आपको यूज नहीं करने को मिलेगा। बट सी और सी प्लस प्लस में डेफिनेटली आपको पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट वहां पे मिलेगा। क्लियर है? सो ये है कुछ फीचर्स, और यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसको आप रिकर्शन है, तो आप रिकर्शन पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हो, बट इतने जो पॉइंट्स हैं ये सफिशियंट है, आप इन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो या फिर इंक्लूड कर सकते हो अगर आप इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? सो गाइज आई होप कि आपको ये जो जितने भी ये चीजें हैं ये क्लियर हो गया होगा इसके फीचर्स। अब हम इसे कुछ डिसएडवांटेज को डिस्कस कर लेते हैं। डिसएडवांटेज में क्या है इसके इसके हम कुछ डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें ऊप्स फीचर नहीं होता है। ऊप्स फीचर नॉट अवेलेबल। अब ऊप्स ऊप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जब सी प्लस प्लस में जाएंगे तो वहां पे जावा में पाइथन में ऊप्स कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे आपको डिटेल में पता चल जाएगा, आप वहां पे डिटेल में पढ़ सकते हो। बट आप सिर्फ यही यही समझ लें यहाँ से कि अगर आप सबसे पहले सी ही प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो तो इसमें ऊप्स फीचर अवेलेबल नहीं होता है। ऊप्स में क्या होता है कि जैसे कोड्स होते हैं, वहां पे हम क्लासेस सब क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। उससे क्या होता है सब क्लासेस ऑन क्लासेस क्रिएट करने से कि हम सपोज हमने कोई कोड लिखा है तो कोड का जो रीयूजेबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है। हम एक ही कोड को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में रीयूज कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज होता है ऊप्स फीचर ऊप्स कॉन्सेप्ट का। बट यहाँ पे वो फीचर नहीं है, तो ये क्या हो गया, इसके लिए डिसएडवांटेज हो गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, या फिर आप सिंपल समझ लें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है। सो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट्स में हम कोड के रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, वो बहुत ही एक बेस्ट एडवांटेज है। बट वो इसमें नहीं होता है, तो ऑब्वियसली बात है वो इसके लिए एक डिसएडवांटेज हो गया। क्लियर है? एंड इसमें क्या है एक और, एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्लियर है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो सी प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि सपोज पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ एडवांटेज क्या है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है कि सपोज आपने कोई कोड लिखा है। क्लियर है? अब आपको पता नहीं है कि उस कोड में एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एरर है कि नहीं है वो कोड में, अगर आप डाउट में है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग की हेल्प से अगर आप उस कोड को लिखेंगे, वहां पे हम ट्राई कैच ऐसे फंक्शन यूज करते हैं। सो अगर आप उनके अंदर ये कोड लिखेंगे तो उसमें क्या होता है कि उस सपोज आपने 1000 लाइन का कोड लिखा है, आपको डाउट है कि इन 4-5 लाइन में एरर आ सकता है, तो आप उस 4-5 लाइन को अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग की हेल्प से लिखेंगे, उसका एक ये बेनिफिट होगा कि अगर वो उस कोड को रन करने के बाद वो कोई एरर शो, अगर उस कोड के कारण कोई एरर आता है प्रोग्राम में, सो उसकी वजह से बाकी पूरे कोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पूरा का पूरा कोड बहुत ही इजीली एग्जीक्यूट होगा। उन 5-6 लाइन के अलावा अगर किसी और कोड का जो काम है वो, बाकी के जो कोड है वो अपना कुछ प्रिंट करना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना वो करेंगे। बट ये जो 5-6 लाइन के कोड होंगे, अगर इनकी वजह से कोई एरर आता है तो प्रोग्राम रुकेगा नहीं, बल्कि जब हम लिखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करके तो वहां पे हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। सो हम ट्राई ब्लॉक में उन कोड्स को लिखते हैं जिनकी वजह से सपोज कोई एरर प्रोड्यूस हो सकता है उस कोड में, तो वो हम उसके अंदर लिखते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर। फिर वहां से एरर थ्रो होता है और वो जो एरर होता है वो कैच करता है कैच ब्लॉक। सो हम कैच ब्लॉक के अंदर कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं, कुछ प्रिंट करवाते हैं कि अगर कैच ब्लॉक तक कोड आ चुका है, मीन्स अगर कैच ब्लॉक तक एग्जीक्यूशन आ गया है, इसका मतलब कि ट्राई ब्लॉक में कुछ एरर है, तभी वो एरर आया कैच ब्लॉक के पास। तो कैच ब्लॉक में हम कुछ प्रिंट करवा देते हैं कि अगर हमें लग रहा है कि वो एरर अर्थमेटिक कुछ इशू प्रूफ कर रहा हो, कुछ मैथमेटिकल्स उसमें कुछ एरर आ रहा हो, सपोज जैसे एक एरर होता है 1/0 का, अगर इस टाइप्स के कुछ एरर प्रोड्यूस कर रहा हो, या फिर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर, ऐसा कुछ एरर आ रहा है, तो हम उसको सिंपली प्रिंट करवाते हैं स्क्रीन पे, सो दैट कि हमें आइडिया लग जाता है कि जो कोड रन हुआ है तो वो 5-6 कोड ये एरर प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दैट कि जब आउटपुट प्रिंट हो जाए पूरा कोड रन हो जाए तो हम वापस जाकर उन कोड्स को करेक्ट कर सके। क्लियर है? सो ये एक एडवांटेज होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जो कि आप सी प्लस प्लस जावा पाइथन में पढ़ेंगे बट सी में नहीं होता है। क्लियर है? सो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इसमें एक और चीज होता है कि जब आप जावा पाइथन सी प्लस प्लस पढ़ेंगे तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सो सपोज हम किसी कोई फंक्शन हमने इंपोर्ट किया हो, कोई लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट किया हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हो। क्लियर है? तो जैसे ही उस
लाइब्रेरी का यूज खत्म होता है तो जितने भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं जिनका काम खत्म हो चुका है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। बट ये जो एडवांटेजेस हैं ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का, ये सी प्रोग्रामिंग में नहीं है। सो वो एक डिसएडवांटेज में आप ऐड कर सकते हो। सो गाइज आई होप कि आपको आज के वीडियो में जितना मैंने डिस्कस किया वो क्लियर हो गया होगा। और आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ कि जो सी का बेसिक सिंटेक्स है वो क्या होता है, एंड हम सी के प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करते हैं, एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक वर्ड को, कि हम जब फंक्शन लिख रहे हैं तो फंक्शन में सपोज हमने फंक्शन लिखते हैं वॉइड मेन या फिर इंट मेन, तो उसमें इंट क्या होता है, मेन क्या होता है। अगर अभी आपको नहीं क्लियर हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। एंड और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इंटरव्यू के जो कि पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो सभी को आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो आज का यूजफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन देना चाहते हो, तो आप उन सभी चीज़ों को कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। या फिर अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो किसी और चीज़ के रिगार्डिंग, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से भी जाकर आप कनेक्ट कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे भी क्वेरी पूछ सकते हो। एंड इन वीडियोस को अपने जो जूनियर्स होंगे आपके उनके साथ शेयर जरूर करें, सो दैट कि जब वो भी प्लेसमेंट के टाइम आए जब उनका, तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उन्हें पता रहे कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंटरव्यू में, प्लेसमेंट एग्जाम में, जो फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है, क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं, और वो पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो उन्हें एंड टाइम पे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।